चैप्टर 106। अशोक वर्मा के चले जाने के बाद रेयांश मेहता ने भी मेहता इंडस्ट्रीज छोड़ दिया और विशेषज्ञों और प्रोफेसरों के एक समूह के साथ मस्तिष्क कंप्यूटर प्रौद्योगिकी पर चर्चा जारी रखने के लिए अनुसंधान संस्थान की ओर प्रस्थान किया। मीडिया रिपोर्टर सामग्री की प्रतिलिपि लेने के बाद सम्मेलन कक्ष से बाहर निकलकर नीचे समूह की लॉबी में पहुंचे तथा लगातार बातें करते रहे तथा रास्ते में उनकी विस्मयकारी बातें लगातार गूंजती रहीं। रिपोर्टर जल्दी से समूह भवन से बाहर निकल गए और अपनी कंपनियों की ओर वापस लौटते हुए काम पर लग गए। कार के अंदर उन्होंने जल्दी से अपने लैपटॉप खोले और हाल ही में हुई बैठक की सामग्री अपने मुख्यालय को भेज दी। सभी पत्रकारों ने ऐसा इसलिए किया क्योंकि उन्हें डर था कि वे अन्य मीडिया संस्थानों की तुलना में एक कदम पीछे रहेंगे। जो भी सबसे पहले समाचार जारी करेगा उसे भारी मात्रा में ट्रैफिक मिलेगा। खबर प्रकाशित होने के बाद यह मामला तुरंत सभी मीडिया कंपनियों द्वारा मुख्य समाचार के रूप में सूचीबद्ध कर दिया गया। पेशेवर संपादकों ने बिना कुछ खाए ही तुरंत सारी सामग्री को व्यवस्थित कर लिया और लेखन व संपादन कार्य शुरू कर दिया। आधे दिन से भी कम समय में नवरंग प्रांत के सभी मीडिया आउटलेट फूल की तरह खिल उठे तथा आज की बैठक की विषय वस्तु को आधिकारिक वेबसाइटों और आधिकारिक सोशल मीडिया खातों पर प्रकाशित कर दिया। रेयांश मेहता द्वारा दी गई जानकारी विस्फोटक थी। आधे घंटे से भी कम समय में मुंबई के करोड़ों नागरिकों ने मोबाइल पुश नोटिफिकेशन, कंप्यूटर पुश नोटिफिकेशन और अन्य चैनलों के माध्यम से समाचार देखा। तुरंत ही इसने जनमत में एक लहर पैदा कर दी, जैसे कोई उल्का झील में गिरकर एक विशाल बाढ़ को जन्म दे। सेवानिवृत्त बुजुर्ग, काम से छुट्टी ले रहे कार्यालय कर्मचारी, स्वनियोजित स्टॉल मालिक, छोटी दुकान के व्यापारी और अन्य सभी लोगों को ये खबर पता चली। उन्होंने इसके बारे में लगातार बात की और यहाँ तक कि जिनके पास समाचार पढ़ने का समय नहीं था उन्होंने भी अपने विवरणों के माध्यम से इसके बारे में जाना। जनता की राय में उबाल नहीं आया, बल्कि वह मौके पर ही फूट पड़ा। इस खबर के बारे में पता चलने पर प्लेटफॉर्म ने तुरंत इसे प्रसारित कर दिया, जिसके कारण बड़ी संख्या में क्लिक आए तथा टिप्पणियां भी अत्यंत भयावह गति से बढ़ीं। 5 बजे शाम टोंग सिटी गोल्फ कोर्स। विशाल कुमार, एल्डर कांग और एल्डर डोंग ने अपना खेल समाप्त किया और रेस्तरां में चाय पी रहे थे, हंस रहे थे और उत्साहपूर्वक बातें कर रहे थे। अध्यक्ष सन, क्या आप हम दोनों को ड्रैगन हॉल से मिलवा सकते हैं? जब तक हमारी जरूरत होगी हम आग और पानी दोनों से गुजरने को तैयार हैं। एल्डर डोंग ने विनती की। हाँ, हालांकि हमारे दोनों परिवारों की ताकत बहुत अधिक नहीं है, फिर भी हमारे पास कुछ क्षमता है और हम ड्रैगन हॉल की कुछ हद तक मदद कर सकते हैं, एल्डर कांग ने कहा। विशाल कुमार ने इन दोनों बूढ़ों के विनती भरे भावों को देखा और थोड़ा गर्व महसूस किया। हाल ही में, क्योंकि उनमें से कुछ ने रेयांश मेहता के साथ मिलकर काम किया था, उनके रिश्ते में तेजी से घनिष्ठता आ गई थी, जिससे वे करीबी दोस्त बन गए थे। दोनों के लाड़ प्यार से भरे विशाल कुमार का उत्साह बहुत बढ़ गया और उसने उन्हें अपनी असली पृष्ठभूमि बता दी। उन्होंने ये भी कहा कि रेयांश मेहता के साथ उनका व्यवहार ड्रैगन राजा के कारण था। ड्रैगन हॉल कोई ऐसी चीज नहीं है जिसमें आप जब चाहें तब प्रवेश कर सकते हैं, यहाँ तक कि ब्लैक गोल्ड कंपनी भी ड्रैगन हॉल के हिमशैल का एक छोटा सा हिस्सा है। अभी इन चीजों के बारे में बात करना बहुत जल्दबाजी होगी। चलो ड्रैगन किंग के विदेश से लौटने के बाद इस बारे में बात करते हैं। इस दौरान यह आपके अपने प्रदर्शन पर निर्भर करता है, एल्डर डोंग ने कहा। क्या एकमात्र रेयांश मेहता से निपटने के लिए ड्रैगन राजा को व्यक्तिगत रूप से वापस आकर कार्रवाई करने की आवश्यकता है? सुन झेंग ने रहस्यमय ढंग से कहा, मत पूछो, ये निश्चित रूप से सिर्फ रेयांश मेहता के लिए नहीं है। महत्वपूर्ण हस्तियों के स्वाभाविक रूप से अपने विचार होते हैं, रेयांश मेहता को हटाना तो बस एक गौण मामला है। अगर ड्रैगन किंग ने रेयांश मेहता को व्यक्तिगत रूप से संभालने के लिए विशेष रूप से नामित नहीं किया होता तो मैं केवल कुछ सहायक कार्य ही कर पाता, अन्यथा रेयांश मेहता अब तक समाप्त हो चुका होता। एल्डर डोंग को गहरा सदमा लगा। उन्हें लगा कि महान ड्रैगन राजा 9 स्वर्गों में ऊपर एक अमर, आदरणीय, अत्यंत शक्तिशाली था। यहाँ तक कि प्रांतीय चैम्बर ऑफ कॉमर्स के प्रतिष्ठित अध्यक्ष विशाल कुमार भी केवल एक पोते की तरह ही कार्य कर सकते थे तथा उन्हें अपने हर कार्य में ड्रैगन राजा की भावनाओं का ध्यान रखना पड़ता था। यदि वह इसमें शामिल हो सके तो क्या डोंग परिवार एक शहर तक सीमित न रहकर आसमान तक नहीं पहुंच जाएगा? जैसे ही एल्डर डोंग ने ये सोचा, उसका दिल धड़कने लगा। जबकि वह अभी भी सदमे में था, एल्डर कांग, जो उसके बगल में था, ने पहले ही चापलूसी करना शुरू कर दिया था। ड्रैगन हॉल के साथ राष्ट्रपति जी चिंतामुक्त हैं, मैं वास्तव में उनसे ईर्ष्या करता हूं। एल्डर डोंग ने भी जल्दी से कहा, अब से राष्ट्रपति जी के मामले मेरे मामले हैं। मुझे उम्मीद है कि ड्रैगन किंग के लौटने पर राष्ट्रपति हमारे बारे में अच्छी बातें कहेंगे। स्वाभाविक रूप से विशाल कुमार ऐसे मामलों में निर्णय नहीं ले सकता था, केवल नवरंग प्रांत में तैनात डार्क ड्रैगन गार्ड को ही बोलने का अधिकार था। डार्क ड्रैगन गार्ड, ये लोग मायावी थे। विशाल कुमार ने कई वर्षों में केवल एक को देखा था। उसी व्यक्ति के माध्यम से उन्होंने ड्रैगन हॉल मुख्यालय को स्थिति की सूचना दी। अब डार्क ड्रैगन गार्ड को जेल में रहना पसंद था और वह कभी कभार ही जेल में आता था और उसे बाहरी खबरों की परवाह नहीं थी, इसलिए उसने विशाल कुमार को खिलवाड़ करने दिया। यह आपके प्रदर्शन पर निर्भर करता है, सुनजेंग ने एक अर्थपूर्ण मुस्कान के साथ दोनों से कहा। एल्डर डोंग भी मुस्कुराए। राष्ट्रपति जी अपनी वृद्धावस्था में भी मजबूत हैं। आज रात मैं मेजबानी करूंगा, आइए टोंग शहर के सबसे प्रसिद्ध स्थान वाटर हेवन पवेलियन में आराम करें। वाटर हेवन पवेलियन नवरंग प्रांत का एक प्रसिद्ध रेस्तरां है जो न केवल मालिश बल्कि चाय समारोह सेवाओं के साथ व्यापार, आवास और अवकाश को एकीकृत करता है। विशाल कुमार ने संतोष के साथ कहा, मैंने सुना है कि हाल ही में चाय की एक नई खेप आई है और कीमत सस्ती नहीं है। एल्डर डोंग ने अपनी छाती थपथपाई और कहा, इसे हम दोनों पर छोड़ दो जब तक तुम संतुष्ट हो। विशाल कुमार खड़े हो गए और कुछ नहीं बोले, बाहर से शांत लेकिन वास्तव में कुछ अधीर।
चलो चलें चलें, अगर वाटर हेवन पवेलियन की चाय ठंडी हो गई तो उसका स्वाद अच्छा नहीं लगेगा। नी संदेह वास्तव में। एल्डर कांग और एल्डर डोंग ने बुद्धिमानी से खड़े होकर रास्ता दिखाया, उनके साथ अंगरक्षक भी आदरपूर्वक चल रहे थे। जैसे ही वे गोल्फ क्लब से बाहर निकले, ड्राइवर और सहायक जो दरवाजे के बाहर खड़े थे अत्यधिक भयभीत भाव से विशाल कुमार के पास दौड़े। प्रधान राष्ट्रपति जी, कुछ भयानक हुआ है। ड्राइवर का चेहरा पीला पड़ गया था, साफ तौर पर डर गया था। सुन झेंग ने ठंडी आवाज में कहा, तुम्हें इस तरह से क्या डर लग रहा है? तुम काफी समय से मेरे साथ हो, फिर भी तुम ऐसे व्यवहार कर रहे हो जैसे तुमने दुनिया देखी ही नहीं हो। एल्डर डोंग ने यह भी कहा, बिल्कुल, जो भी हो, आज रात राष्ट्रपति के शांत होने तक प्रतीक्षा करें, मूड खराब न करें। ड्राइवर ने दोनों बुजुर्गों की ओर देखा, गला रुंध गया और हकलाते हुए बोला, राष्ट्रपति जी, ये सचमुच बहुत बड़ी बात है। विशाल कुमार ने आह भरी और ड्राइवर के पीछे पीछे एक तरफ चला गया ताकि दोनों बुजुर्ग उसकी बातें न सुन लें। फिर पूछा, बताओ क्या बात है? तुम्हारे चंदे के गबन का मीडिया ने पर्दाफाश कर दिया है। ड्राइवर कांप उठा, अब बाहरी दुनिया में हंगामा मच गया है। नवरंग प्रांत के सभी स्थानीय सोशल मीडिया इस खबर को रिपोर्ट कर रहे हैं। कुछ वीडियो को पहले ही लाखों बार देखा जा चुका है। मेरा अनुमान है कि कुल मिलाकर यह संख्या करोड़ों में है। विशाल कुमार को संदेह हुआ कि उसने गलत सुना है और उसने ड्राइवर से उसे दोहराने को कहा। ड्राइवर ने इसे दोहराया। सुन झेंग की आंखें चौड़ी हो गईं। उसका पूरा शरीर अचानक अकड़ गया। उसकी अभिव्यक्ति स्तब्ध थी, उसकी पुतलियां एकाग्र नहीं थीं। वह तुरंत ही सोचने की क्षमता खो बैठा, मानो मिट्टी की मूर्ति हिलने डुलने में असमर्थ हो। शरद ऋतु की हवा ठंडी थी, लेकिन विशाल कुमार को ऐसा महसूस हुआ जैसे वह तुरंत सर्दियों में प्रवेश कर गया हो। उसकी पूरी त्वचा अचानक सफेद बर्फ से ढक गई, जैसे कि एक रेफ्रिजरेटर में हो, और वह कांपने से खुद को नहीं रोक सका। वह लगभग 1 मिनट तक अकड़कर चुप रहा और अंत में सुन झेंग बार बार हौंकते हुए कांपते हुए बोला, कैसे कैसे ये कैसे संभव है? तुम मुझसे झूठ बोल रहे हो, है ना? बदनाम, ये सब बदनामी है। उनके पास कोई सबूत नहीं है। सारा डेटा, मैंने इसे बहुत गहराई से छिपाया है, जब तक कि यह मेरा परिवार न हो या आपने इसे उजागर न कर दिया हो। नहीं, अगर आपने ऐसा कहा भी तो मैं इससे इनकार कर सकता हूं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसा ही है, उनके पास कोई सबूत नहीं है ना? ड्राइवर ने घबराहट में कहा, राष्ट्रपति जी, सबूत निर्णायक हैं। आपको खुद देखना चाहिए। मेरा अनुमान है कि पुलिस पहले ही आ चुकी है। ड्राइवर ने अपना फोन निकाला, मीडिया रिपोर्ट्स में से एक को खोला और उसे दे दिया। विशाल कुमार ने फोन की ओर देखा और पहला नाम जो उसकी नजर में आया रेयांश मेहता था। मीडिया की सुर्खियों में यह घोषणा की गई कि रेयांश मेहता ने अपने भ्रष्टाचार का पर्दाफाश कर दिया है। विशाल कुमार ने जल्दी से खबर को स्कैन किया। वह जितना आगे पढ़ता गया, उसका चेहरा उतना ही पीला पड़ता गया। सबसे पहले संपादकों ने बताया कि कैसे उन्होंने कुछ दिन पहले बाजार पर एकाधिकार करने के लिए रेयांश मेहता की निंदा की थी, यहां तक कि उस समय के उनके बयान का एक वीडियो भी संलग्न किया था। वीडियो में वह निस्वार्थ और ईमानदार दिखाई दिए। लेकिन अब मीडिया ने पहले घटनाओं का वर्णन किया, फिर विषय बदल गया। शब्द लेकिन प्रकट हुआ। फिर रेयांश मेहता ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की और एक ही स्क्रीनशॉट के साथ समूह को विदेशी व्यापारियों को फोमिंग एजेंट बेचने के लिए उकसाने का उनका मामला उजागर हो गया। संपादकों की बड़ा चढ़ाकर कही गई बातों और मनगढ़ंत बातों के साथ एक अनादर करने वाले बुजुर्ग और अपने देश को बेचने वाले गद्दार के रूप में उनकी प्रतिष्ठा और मजबूत हो गई। इस भाग को देखकर विशाल कुमार लगभग सांस नहीं ले पा रहा था। उसका मस्तिष्क ऑक्सीजन से भूखा था, जिससे उसे चक्कर आ रहा था। लेकिन यह अभी खत्म नहीं हुआ था। फिर रेयांश मेहता ने एक और धमाका किया। विभिन्न डायवर्जन चैनलों के माध्यम से उसके गबन को साबित करने वाले सभी अच्छी तरह से छिपे हुए बहुस्तरीय सुरक्षित दस्तावेज और डेटा रेयांश मेहता द्वारा चमत्कारिक रूप से पाए गए। उनके भ्रष्टाचार के साक्ष्यों की पूरी श्रृंखला अत्यंत विस्तृत थी। यदि पुलिस एक एक करके सुरागों का अनुसरण करती तो वे निश्चित रूप से इसकी पुष्टि कर लेते तथा इनकार करने की कोई गुंजाइश नहीं बचती। वह ठंडे पसीने से लथपथ होकर जमीन पर गिर पड़ा, उसके कपड़े भीग गए थे। इससे पहले उन्हें विश्वास नहीं था कि कोई व्यक्ति कुछ ही सेकंड में पसीना, विशेष रूप से ठंडा पसीना, ला सकता है, लेकिन अब यह वास्तव में उनके साथ हो रहा था। फोन पकड़े हुए उसका हाथ जोर से कांप रहा था और वह अब शब्दों को समझ नहीं पा रहा था। वह जानता था कि इस रिपोर्ट का मतलब था कि उसका अंत हो चुका है और उसे जेल में सड़ना तय है। राष्ट्रीय वाणिज्य चैम्बर का अध्यक्ष बनने के लिए पद पर आगे बढ़ने की बात तो भूल ही जाए, अब तो दोषसिद्धि से बच पाना भी कठिन हो जाएगा और अनगिनत लोग उनका तिरस्कार करेंगे। अपने रिकॉर्ड पर दाग के साथ भले ही वह सामान्य माफी पाने और जेल जाने से बचने के लिए भाग्यशाली रहे, वह कभी भी अपना सिर ऊंचा नहीं रख पाएंगे और उनका राजनीतिक करियर खत्म हो जाएगा। केवल जुर्माना ही उसे नंगा कर देगा। एकमात्र चीज जिसने उसे कुछ हद तक होश में रहने की अनुमति दी वह ये थी कि ड्रैगन हॉल की मदद से सारा गलत तरीके से कमाया गया धन विदेश में स्थानांतरित कर दिया गया था। जब तक वह पहले ही भाग निकला है, चाहे अवैध तरीके से या अन्यथा, विदेश में ड्रैगन हॉल के प्रभाव पर भरोसा करते हुए वहां बसना कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। अधिकारी को पता चलने से पहले ही उसे भागना पड़ा। उसके सीने में एक तात्कालिकता की भावना भर गई, लेकिन फिलहाल वह समाचार पढ़ना समाप्त करना चाहता था। समाचार के नीचे अभी भी पाठ का एक लंबा भाग मौजूद था। उसने धैर्यपूर्वक शांत रहने की कोशिश की। स्थिति अभी भी बदतर नहीं थी और उसके कांपते हाथ धीरे धीरे स्थिर हो गए। हालांकि अगला वीडियो और स्पष्टीकरण सामने आया, जिससे विशाल कुमार की दृष्टि धुंधली हो गई और उसकी पूरी दुनिया धुंधली हो गई। वीडियो में उपनगर में उनका घर दिखाया गया है तथा वहां वे एक युवा लड़की का स्वागत करते हुए दिखाई दे रहे हैं।
ये युवा लड़की, उसकी आंखें अचानक चौड़ी हो गईं, उसकी पुतलियां फैल गईं। वह बुदबुदाता रहा, ये कैसे हो सकता है? वीडियो कैसे हो सकता है? इसे किसने फिल्माया? असंभव। क्या ये डैश कैम है? अरे, किस कमीने ने अपनी कार वहां खड़ी की? विशाल कुमार पागल हो रहा था। वह उस समय की स्थिति को पहले ही भूल चुका था, क्योंकि 5 साल बीत चुके थे। उनके उपनगरीय घर में ग्रामीणों द्वारा स्वयं निर्मित कुछ घर थे, हालांकि वहां बहुत अधिक कारें नहीं थीं, फिर भी कुछ तो थीं। यदि उस समय उसने ऐसा कुछ देखा भी होता तो भी वह उस पर ध्यान नहीं देता। इसके अलावा जिस स्थान पर यह वीडियो फिल्माया गया था वह बहुत ही मुश्किल था। उन्हें याद आया कि वह स्थान घने बांस के जंगल के बगल में होना चाहिए था और बांस को कार को रोकना चाहिए था। पहले वीडियो में एक युवा लड़की को उसके घर में प्रवेश करते हुए दिखाया गया था। उस समय उसने कभी इस युवा लड़की को मारने के बारे में नहीं सोचा था। यदि युवती ने सहयोग किया होता तो उसकी हरकतें इतनी क्रूर नहीं होती। ये पूरी तरह से आकस्मिक हत्या थी। दूसरे वीडियो में कई लोगों को एक काले चमड़े के बैग में एक छोटी बच्ची को ले जाते हुए घर से बाहर निकलते हुए दिखाया गया है। तीसरा दृश्य भी डैश कैम से लिया गया था, जो संयोगवश उस निर्जन जंगल से गुजर रहा था जहां शव को दफनाया गया था। तीनों वीडियो को एक साथ खोजना अविश्वसनीय रूप से कठिन होगा, यहां तक कि पुलिस अधिकारी के लिए भी उन्हें पूरी तरह से एकत्रित करने के लिए बहुत अधिक प्रयास और विशाल पुलिस संसाधन की आवश्यकता होगी। और रेयांश मेहता, उस शापित कमीने ने उसे बर्बाद करने के लिए वास्तव में उन्हें ढूंढ लिया। ये तो बिल्कुल बेतुका है। क्या वाकई इतनी दूर जाना जरूरी था? ये खत्म हो गया, पूरी तरह खत्म। कहने की जरूरत नहीं कि यह जानकारी पहले ही पुलिस स्टेशन को सौंप दी गई होगी। ये पहले से ही स्थापित मामला है, किसी जटिल प्रक्रिया की आवश्यकता नहीं है। सबूतों के साथ वे उसे सीधे गिरफ्तार कर सकते हैं। भ्रष्टाचार के मामले के विपरीत, जिसमें स्वीकृति, कार्मिकों की नियुक्ति और बैठक की आवश्यकता होती है, उसे गिरफ्तार करने से पहले एक बफर अवधि होती है। वह पहले से ही कल्पना कर सकता था कि पुलिस स्टेशन में पुलिस अधिकारी दस्तावेज प्राप्त कर रहा है, जैसे मांस को देखकर बाघ दहाड़ता है और एक भी सेकंड बर्बाद किए बिना उसके पास आता है। एक लापता बच्ची का मामला, जिसका पुलिस स्टेशन को पूरे 5 साल तक कोई सुराग नहीं मिला था, फिर भी इस वीडियो में उन्हें एक बड़ी कामयाबी मिली। वे खुश क्यों न हो? ये कहा जा सकता है कि उसकी पहचान संबंधी जानकारी पहले ही प्रतिबंधित कर दी गई होगी। उसके लिए सार्वजनिक परिवहन जैसे रेलगाड़ी, हाई स्पीड रेल, हवाई जहाज या नाव का उपयोग करना असंभव होगा। यदि वह पकड़ा जाता तो जेल जाना तो दूर, उसे फांसी देना ही काफी होता। उसके सुन्ना हाथ फोन पर स्क्रॉल करते रहे। वह टिप्पणी पृष्ठ पर पहुंचे। नेटिजन्स की टिप्पणियों और शोरगुल ने उनके आधे जीवन में बनाए गए ईमानदार व्यक्तित्व को पूरी तरह से चकनाचूर कर दिया। न केवल वह जेल गया, बल्कि मरने के बाद भी लोग उसे तब तक कोसते रहे जब तक उसकी कब्र से काला धुआं न उठने लगा। उसने टिप्पणियों पर नजर डाली और उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे उसकी छाती पर किसी हथौड़े से जोर से प्रहार किया गया हो। मुझे पहले ही पता चल गया था कि वह बूढ़ा आदमी, विशाल कुमार, एक अच्छा इंसान नहीं था। उसका चेहरा चालाक और धूर्त दिखता था। चाहे वह कितना भी दिखावा करे, वह इसे छिपा नहीं सकता था। क्या कुत्ता है जो गरीब पहाड़ी इलाकों के लिए दिए गए दान का भी गबन कर रहा है? वह इंसान ही नहीं है, वह एक बुरा कुत्ता है। नहीं, ये कुत्तों का अपमान है। सुनजेंग कुत्ते से भी बदतर है, और उसने एक जवान लड़की को भी उसके यौवन में नुकसान पहुंचाया। वह ऐसा कैसे कर सकता है? इतना दुष्ट। वह जरूर कोई दुष्ट भूत होगा। वह सचमुच नरक के 18वें स्तर पर जाने का हकदार है। पहले मैं हमेशा यही सोचता था कि यह विशाल कुमार अच्छा इंसान नहीं है, और मैंने कभी भी उसके द्वारा फैलाई गई बदनामी की खबर पर टिप्पणी नहीं की, क्योंकि मुझे लगा कि इसमें कुछ गड़बड़ है। सच कहूं तो कितना समय हो गया है। इस आदमी की काली करतूत अब सबके सामने आने वाली है। असल में यह इंसानी खाल में एक दरिंदा है। मैंने हमेशा रेयांश मेहता पर विश्वास किया है। उसके जैसा सुंदर व्यक्ति निश्चित रूप से बुरा व्यक्ति नहीं होगा। इससे पहले मैंने टिप्पणी अनुभाग में एक शब्द कहकर रेयांश मेहता की मदद की थी, और परिणामस्वरूप लोगों के एक समूह ने मेरा पीछा किया और मुझे कोसा, और मेरी टिप्पणी हटा दी गई। अब इसके बारे में सोचकर मैं अभी भी गुस्से में हूँ। हा, लेकिन कुछ ही दिनों में यह उलट गया। नहीं, मैं उन लोगों को खोजने जा रहा हूँ जिन्होंने मुझे तब कोसा था। मैं देखना चाहता हूँ कि उनका क्या कहना है। हाँ, वो लोग कहाँ हैं जिन्होंने रेयांश मेहता को सबसे ज्यादा कोसा था, जिन्होंने रेयांश मेहता को बदनाम किया था? बाहर आओ। कोई दिखाई क्यों नहीं दे रहा है? घबराओ मत, मैंने उस समय स्क्रीनशॉट ले लिए थे। मैं उन्हें एक एक करके ढूंढूंगा और उन्हें ऐड करूंगा। मैं वास्तव में अभी उनके भाव देखना चाहता हूं। आप अभी भी मूल वीडियो पा सकते हैं। कुछ यूपी होस्टों ने उन्हें हटाया नहीं है। जल्दी करें, अन्यथा आप बाद में जोकरों को नहीं देख पाएंगे। ऑनलाइन कीबोर्ड योद्धाओं की तुलना में मैं वास्तव में अभी विशाल कुमार की अभिव्यक्ति देखना चाहता हूं। ये बहुत दिलचस्प होना चाहिए।